परेर्नामैव नामैव नामैव मम जीवनम कलौ नास्त्येन नास्त्येव नात्स्येव गतिरन्यथा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज के कार्यक्रम में हम और आप ये जानेंगे कि कई बार कुंडली में कई से कई राजयोग बने हुए हैं, लेकिन फिर भी उसका फल न मिलता है, या फिर उसका फल थोड़ा कम मिलता है, या फिर उसका फल बिल्कुल ना के बराबर मिलता है। आखिर जब इस बात की तहकीकात की जाती है तो कुछ लोग सिर्फ ये बता देते हैं कि ग्रह नीच का है, ग्रह कमज़ोर है, ग्रह गोचर में कमज़ोर है, अन्यथा आदि आदि कई तरह की चीज़ें, समराशि का बैठा है इस वजह से फल नहीं किया, अंतर्दशा का ग्रह प्रभाव नहीं कर रहा है, ग्रहों का संबंध अच्छा नहीं है, वो ग्रह जो है वो किसी अन्य से दृष्ट है। लेकिन इन सब के बावजूद और भी कई ऐसे तथ्य हैं जिनको जानना जरूरी है। आज के कार्यक्रम में आपको इस बात से पर्दा हटाने का प्रयास करूंगा कि इन सब के अलावा और कौन सी बातें हैं जिसका हमें अपनी कुंडली में बनने वाले राजयोगों के तदुपरांत उसको देख लेना चाहिए कि वाकई में राजयोग अगर उपस्थित है, किसी भी प्रकार का राजयोग हो, चाहे वो पंच महापुरुष योग हो, चाहे वो कोई भी योग हो, कोई भी योग जिससे आप अपेक्षा करके ये बैठे हैं कि इसकी दशा आएगी तो ये योग कारक है, राजयोग बना करके बैठा है तो मेरी कुंडली में ये अच्छा फल करेगा, लेकिन वो जब नहीं होता है तो हम चिंतित होते हैं, या फिर हम सोचते हैं, या फिर अगर बहुत ज़्यादा क्रोध आया तो ज्योतिष पे ही प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, ग्रह नक्षत्रों पे ही प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। आपके मन की बात है, आप कुछ भी कर सकते हैं, मन के राजा हैं, लेकिन क्या वास्तव में जिसने बताया है आपको वो सटीक बताया है कि ये ग्रह आएगा तो फल अच्छा करेगा? लेकिन कई बार आप आम तौर पे देखें तो लोगों को ये शिकायतें प्रायः रहती हैं कि ग्रह तो अच्छा है फिर फल क्यों नहीं कर रहा है। तो आज उसी पे चर्चा करेंगे। बने रहिए कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, जहां कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए भागवत के इस परम बेहतरीन और अच्छे श्लोक का अर्थ भी बताऊंगा। आइए आरंभ करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का राजयोग बन रहा है और अगर वो फल नहीं कर रहा है तो ना तो ज्योतिष पे प्रश्न चिन्ह लगाने की आवश्यकता है और न ही ग्रह नक्षत्रों से भरोसा हटाने वाली ऐसी कोई बात बनती है। प्रिय दर्शकों, एक बात जो ज़्यादा जरूरी है कि आपकी कुंडली कभी भी देखी गई है, आपकी कुंडली कभी भी देखी गई है, वो संपूर्णतया नहीं देखी गई है, ये बात पक्की है। चाहे कोई भी और किसी ने भी आपकी कुंडली देखी है, वो संपूर्ण नहीं है, कुछ न कुछ उसने जरूर छोड़ा है, और सही भी है। क्योंकि आप ख्याल करके सोचिए तो कोई भी आपकी कुंडली में किस तरह का फल करता है, या तो वो भाव फल करता है या फिर स्पष्ट फल बड़ा मुश्किल से मिलता है। और एक बात बताऊं तो ऐसी स्थिति में कि हम अगर दशा के बारे में विचार करते हों, हमारी कुंडली में उपस्थित राजयोगों के बारे में विचार करते हों, तो ये बात जरूरी है कि हम और हमारे कुंडली में उपस्थित राजयोग एक दूसरे से कितने मेल खाते हैं। क्योंकि आपकी परिस्थिति, जिस परिस्थिति में आप रह रहे हैं, और ग्रहों का मेल जब तक एक साथ नहीं बनते हैं तब तक कुंडली में उपस्थित चाहे कितने भी राजयोग हों वो 100% फल नहीं करते हैं। मतलब अगर कर्म क्षेत्र से सुख की प्राप्ति होते देखी जा रही है कुंडली में, अगर कर्म का अधिपति सुख में बैठा, सुख का अधिपति कर्म में बैठा, तो इसका अर्थ यह निकलता है कि व्यक्ति को कार्मिक होना पड़ेगा, तभी जाकर के सुख की प्राप्ति होगी। आइए आज आपको लेके आता हूं कुछ ऐसे 5 से 7 बिंदु बताऊंगा जिसको आप जरूर ही अपनी कुंडली में आजमा करके देखिएगा। सबसे पहली बात कि आपकी कुंडली में लग्नेश का मजबूत होना हमेशा जरूरी है। अगर वो कमजोर रहा तो आपकी कुंडली में बनने वाले तमाम प्रकार के राजयोग निष्फल हो जाते हैं। दूसरी बात, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर रहा, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर रहा, यानी कि उस पे किसी पापग्रह की दृष्टि पड़ गई, राहु स्वयं उसको ग्रसित कर रहे हो, शनि मंगल राहु केतु के साथ उनकी स्थिति बन रही हो,
तो ये चंद्रमा कमजोर कहे जाते हैं। अंश बल में उनको बिल्कुल बल प्राप्त न हो रहा हो और वो क्रमशः छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठ करके अपनी स्थिति को कमजोर कर रहे हों, तो ये स्थिति भी आपके चंद्रमा को कमजोर करती है। और किसी भी राजयोग के बनने का और उसके फल और 100% बेहतर फल करने के पीछे शर्त यही है, आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति बेहतर होनी चाहिए, आपकी कुंडली में लग्न की स्थिति बेहतर होनी चाहिए और आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बेहतर होनी चाहिए। ये 3 प्रमुख और सर्व प्रमुख शर्त हैं किसी भी राजयोग के बेहतर बनने के। चौथी स्थिति, अगर आपकी कुंडली में जिस भी ग्रह के कारण योग कारक स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, ध्यान दीजिएगा दर्शकों, अगर आपकी कुंडली में किसी भी ग्रह के कारण, जिस भी ग्रह के कारण राजयोग वाली स्थिति उत्पन्न हो रही है, अगर वो ग्रह कुंडली में खराब है या फिर नवमांश में कमजोर है या फिर नवमांश में अपने शत्रु के क्षेत्र में जाकर के बैठा है या फिर लग्न कुंडली में भी वो पाप प्रभाव से पीड़ित है, तो ऐसी स्थिति में भी आपकी कुंडली में बनने वाले राजयोग का प्रभाव नगण्य, कमजोर या सूक्ष्म हो जाता है या देर से मिलता है। ये चौथी बात थी। पांचवी प्रमुखतया और प्रमुख बात, आपकी कुंडली में सूर्य के बारे में मैंने जैसे कि कहा कि सूर्य अच्छे होने चाहिए, अर्थात वो नीच के न होने चाहिए या फिर वो नीचाभिलाषी न होने चाहिए। साथ ही साथ चंद्रमा नीच का ना हो या कमजोर ना हो, ये दोनों बातें बताई मैंने। अब उसके बाद जो सर्वप्रमुख और सर्वप्राचीन जो सर्वप्रमुख बात है वो ये है कि आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर गुरु बिगड़े हैं, अगर गुरु बहुत ज्यादा कमजोर दिख रहे हैं, तो आपकी कुंडली में भी राजयोगों का कोई फल न तो मिलेगा और न ही उसका प्रभाव दिखने को मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो बड़ा सूक्ष्म और बड़ा कम। उसके बाद आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी होनी चाहिए और क्रमशः जो बात है वो प्रिय दर्शकों इस बात पे जरूर फोकस करना है कि आपकी कुंडली में नीच के कितने ग्रह बैठे हैं। अगर 2 से अधिक ग्रह आपकी कुंडली में नीच के होकर के बैठे हैं तो ये बात मान के चलिए और लिख के कि राजयोगों का फल निष्फल हो जाता है, कम मिलता है और कम मिलता है। 2 से अधिक ग्रह जहां नीच के हुए तो आपकी कुंडली में बनने वाले राजयोगों का प्रभाव बिल्कुल कम और ना के बराबर मिलता है। अब उसके बाद जो सबसे ज्यादा स्थिति है, आपकी कुंडली के लग्न का मजबूत होना, चंद्रमा का मजबूत होना, सूर्य का अच्छा होना, गुरु का नीच का ना होना या शुक्र का नीच का ना होना, और साथ ही साथ अगर 1 से अधिक शुभ ग्रह कमजोर होकर के बैठे हों, तो जैसे मान लीजिए गुरु मैंने कहा और शुक्र की बात की, अगर ये दोनों नीच हों या कमजोर हों तो ये स्थिति भी आपकी कुंडली में आपके राजयोग जो उपस्थित हैं आपकी कुंडली में उसका फल नहीं मिलने देते हैं। अब एक बात जो बहुत ज्यादा जरूरी है और ये सबसे ज्यादा प्रमुख है, आपकी कुंडली में कितने भी बड़े राजयोग उपस्थित हो ना, कितने भी गज केसरी हो, भद्र योग हो, रुचक हो, जो भी योग हो, श्रीकंठ योग, श्रीनाथ योग, मैंने जितने भी बिरंची वगैरह सब बताए, सब टोटल, अगर दशम भाव पे, अगर आपकी कुंडली में दशम भाव में स्थिति खराब बन रही हो, यहां पे कोई नीच का ग्रह बैठा हो और साथ ही साथ अगर सुख भाव खराब बन रहा हो, अगर सुख भाव में पापक ग्रहों की उपस्थिति हो, सुख भाव में कोई नीच का ग्रह बैठा हो, सुख भाव से संबंध छठे, 8वें, 12वें भाव के अधिपतियों का बन रहा हो, या फिर सुख भाव के अधिपति पाप कर्तृ दोष में हो, या फिर सुख भाव पर किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि हो, तो ये स्थिति भी आपकी कुंडली में बनने वाले राजयोग का प्रभाव कम कर देती है और सूक्ष्म ही देती है। ये बात याद रखिएगा। अब आपको कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ है, इस कली काल में, इस कलयुग में जहां हम विचार कर रहे हैं, जहां हम रह रहे हैं, जहां हम शयन कर रहे हैं, जहां हम क्रियात्मक रूप से एक्टिव हैं, यहां पे प्रत्येक काम को करने से पहले, याद रखिएगा ये बात, प्रत्येक कार्य को करने से पहले और निद्रा से हटने के बाद
हमेशा हरि नाम का स्मरण जरूरी है। चाहे वो गणेश जी की बात हो या फिर किसी भी देव की बात हो, हरि नाम का कीर्तन आपके मन में हमेशा और निरंतर होते रहना चाहिए। ये भागवत का परम शुद्ध श्लोक यही कहता है कि अपने साथ अगर किसी को इकट्ठा और साथ रखना हो तो केवल भगवत नाम का है। इस नाम के अलावा ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो आपकी सहायता कर सके। इस कली काल में तो क्रमशः कुछ भी नहीं है। कुछ इसी तरह से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ये बातें जो मैंने बताई हैं क्रमशः उसे याद रखिएगा और उसे अपनी कुंडली पर आजमा करके देखिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।